आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 7, जिसके अंदर क्या दिया गया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस है वह संपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है तो जो प्रपोजल है, ठीक है, उसका प्रॉमिस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर जो प्रपोजल दिया गया है किसी पार्टी को, वह पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस देती है, तब जाकर एक प्रॉमिस बनता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है कि एक्सेप्टेंस किस तरह की होनी चाहिए। बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बी एब्सोल्यूट मीनिंग स्पष्ट शब्दों के अंदर एक्सेप्टेंस का होना अनिवार्य है, यानी कि क्लियर वर्ड के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तब क्या होगा, जो दोनों पार्टी है, ठीक है, मान लिया ए है और बी है, ए ने प्रपोजल दे दिया बी को अपने घर बेचने का और बी एक्सेप्टेंस दे रही है, ठीक है, क्लियर वर्ड के अंदर नहीं दे रही है, उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस दी उसने उसके अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि वह घर खरीदना चाहता है या घर नहीं खरीदना चाहता है। तो क्लियर वर्ड के अंदर मेंशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस, तभी मानी जाएगी, तभी एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है, यानी क्लियर वर्ड के अंदर मेंशन होना चाहिए। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अनक्वालिफाइड क्या होती है, यानी कि ए है, ए ने प्रपोजल दिया बी को कि वह अपनी कार बेचना चाहता है 5 लाख रुपए में, लेकिन बी ने क्या बोला कि मैं आपकी कार खरीद तो लूंगा लेकिन 4 लाख रुपए में खरीदूंगा, उसने वह एक्सेप्टेंस दी। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ने अपनी कंडीशन रख दी, ठीक है। तो अनक्वालिफाइड का मतलब है कि कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह प्रपोजल दिया गया था, यानी कि प्रपोजल था कि यह कार मैं बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बता दीजिए, तो बी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हाँ मैं यह कार खरीदना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में। तो वह एक्सेप्टेंस क्या होगी, अनक्वालिफाइड, यानी कि उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन यानी कि चेंज नहीं हुआ और ना ही उसके अंदर कोई भी कंडीशन दी गई है बी के द्वारा, यानी कि एक्सेप्टर के द्वारा। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की, बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यानी कि जो प्रपोजल है उसको किसी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यानी कि किसी स्पेशल तरीके से प्रपोजल को देना, ठीक है। अनलेस द प्रपोजल प्रेस्क्राइब ए मैनर इन इट इज टू बी एक्सेप्टेड, अगर कोई भी प्रपोजल दिया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई भी मैनर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया, कि उसके अंदर निर्धारित नहीं किया गया कि आपको इस तरह से एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक है, तो जो सेकंड पार्टी है वह किसी भी तरह अपनी एक्सेप्टेंस दे सकती है। एक कंडीशन तो ये हुई इसके अंदर कि मान लिया ए ने प्रपोजल दिया बी को, उसने कुछ नहीं बोला प्रपोजल के अंदर, साफ इतना ही लिखा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। तो बी ने क्या किया, उसका आंसर दे दिया, हाँ ठीक है, मैं यह आपका जो प्रपोजल है वह एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। तो उसमें वहां पर कोई भी रीजनेबल मैनर नहीं था कि आपको जो एक्सेप्टेंस है वह बाय फोन देनी है या फिर आपको बाय पोस्ट देनी है या फिर आपको बाय ईमेल देनी है। अब बात करते हैं हम, इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब ए मैनर, अगर किसी प्रपोजल के अंदर मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, ठीक है। अगर किसी प्रपोजल के अंदर क्या कर दिया गया, मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया गया कि अगर आप मुझे इस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस है वह बाय मेल दोगे तभी मैं मानूंगा कि जो आपने मेरा प्रपोजल है वह स्वीकार कर लिया है, अदरवाइज मैं यह मानूंगा कि आपने मेरा प्रपोजल है वह एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो एक चीज और देख लेते हैं इसमें, the proposal may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, मान लिया ए ने प्रपोजल दे दिया बी को कि वह अपना घर बेचना चाहता है, अगर बी खरीदना चाहता है तो बता दे, और उसमें लिख दिया कि अगर वह अपनी एक्सेप्टेंस बाय लेटर देगा तभी मैं उसकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस मानूंगा, अदरवाइज मैं यह मानूंगा कि उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बी ने क्या किया, टेलीफोन करके ए को बता दिया कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, उसने बाय लेटर ए को एक्सेप्टेंस नहीं भेजी। तब क्या होगा, तब यह हुआ कि जो ए है वह इंसिस्ट करेगा,
ठीक है, आग्रह करेगा किससे, बी से, कि वह अपनी एक्सेप्टेंस है मुझे लेटर के द्वारा दे। ठीक है, अगर वह यानी कि बी फेल हो जाता है, ठीक है, बी फेल हो जाता है अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए बाय लेटर, ठीक है, तब क्या हो जाता है, ए है ना, ए क्या कर सकता है, वह एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मेनली ज्यादातर कंपनीज के अंदर ही ऐसा होता है कि जो एक्सेप्टेंस है वह बाय मेल ली जाती है, बाय लेटर ली जाती है। इसका रीजन ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी आपका जो एग्रीमेंट है ब्रीच हो रहा है, या फिर जो पार्टी डिनाई कर देती है बाद में कि मैंने तो एक्सेप्टेंस दी ही नहीं थी, तो आपके पास एविडेंस होता है, बाय लेटर आ जाता है, बाय मेल हो जाता है। फोन कॉल के अंदर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप कॉल रिकॉर्ड करो या ना करो, लेकिन अगर आपके पास लेटर आ गया एक्सेप्टेंस का, या फिर आपके पास मेल आ गया एक्सेप्टेंस का, तो वह आपके पास आ जाएगी और आपके पास एविडेंस हो जाएगा। इसलिए जो रीजनेबल मैनर है, जो प्रेस्क्राइब मैनर है, ठीक है, वह क्या बहुत अहम भूमिका निभाता है एविडेंस के लिए। अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके अंदर आपने एक्सेप्टेंस दी थी या नहीं दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।